नमस्कार, मैं हूं आदित्य पाठक और आप देख रहे हैं कैजुअल गपशप। माइक खोला, टेम्पो है हाई, शुरू हुई बात। कैजुअल गुपशप, बिहार की रात। राजनीति के चक्कर, उल्टे सीधे विचार ले आए नेता, जो बनाए चर्चा खास बार बार। कैजुअल गपशप, बातें हैं रॉ। बिहार पॉलिटिक्स, यहाँ सब है सौ। ढोलक चलती, जुबान की धुन, मैं तो सुनिए नेता लोग का फन। घर घर की बातें, गांव तक की गूंजी पुकार। इस जो गरम वो हम लेते हैं सार। चाय का कप और डिस्कशन का फायर, रील टॉक करते हैं, कोई ना करे रिटायर। हुआ कास्ते का चर्चा, डेवलपमेंट का सपना। कौन है सपूत, कौन बनाया अपना। बात इलेक्शन की या कुर्सी की, तैगुड़ी फाइट। हर लाइन में छुपी बिहार की प्लाइट। कैजुअल गपशप, बातें हैं रॉ। बिहार पॉलिटिक्स, यहाँ सब है सौ। नमस्कार, मैं हूं आदित्य पाठक और आप देख रहे हैं कैजुअल गपशप। आज की इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं चनपटिया विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी माननीय अभिषेक रंजन जी। तो आइए करते हैं बातचीत। नमस्कार अभिषेक। सबसे बात करते हैं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आप छात्र जीवन से ही राजनीति में थे या फिर राजनीति की तरफ एकाएक आपका कुछ रुझान बढ़ गया? राजनीति मेरा शुरू हुआ 2012 से। यूथ कांग्रेस ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। यूथ कांग्रेस में वो विधानसभा अध्यक्ष का 2012 में चुनाव लड़ा था और उसके बाद से लगातार यूथ कांग्रेस में मैंने अपना योगदान दिया। कांग्रेसी परिवार से होने के नाते यूथ कांग्रेस एक उस समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो युवाओं को, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। आज भी अगर आप देखें किसी भी अन्य दल के मुकाबले जो लड़के राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, यूथ कांग्रेस एक वो प्लेटफॉर्म है जिसका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके परिवार के लोग विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, वैसे लड़कों को यूथ कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करें। उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है, लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता है। ऐसे हजारों आपको उदाहरण मिलेंगे कांग्रेस पार्टी में जो यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट होने के बाद आज विधानसभा में है, लोकसभा में। तो आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है उसका आपकी पर्सनल राजनीति में कितना योगदान रहा? देखिए, मेरे पिता जो थे वो सोशल वर्कर थे, समाज सेवी इंसान थे। और मेरे जो दादाजी, वो स्वतंत्रता संग्राम में जो यहाँ पे नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसमें गांधी जी के साथ वो जेल जाने का काम किए हुए थे। मेरी दादी का परिवार जोगा पट्टी का है। उनके पिता कंचन मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो एक कांग्रेसी पृष्ठभूमि होने की वजह से हमारा झुकाव हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ ही रहा है। मेरे पिताजी भी, उन्होंने अपने जीवन का 40 वर्ष कांग्रेस पार्टी में बिताया है। वो जिला के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो शुरू से एक राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे पिता के सोशल वर्क को देखते हुए मुझे राजनीति में झुकाव हुआ। और मैं देखता था कि अक्सर पिताजी लोगों का मदद करने के लिए विधायक और सांसद को फोन करते थे, उन्हें वहां से अच्छा रिस्पांस भी मिलता था। काफी लोग जो चुनाव लड़ने आते थे क्षेत्र में, वो समर्थन मांगने के लिए हमारे दरवाजे पे आते थे। तो एक मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स करने का एक जरिया मिला कि मैं यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत करूं। 2012 में आप यूथ कांग्रेस से जुड़े, ठीक 8 साल बाद आपकी मेहनत को देखते हुए आपको कांग्रेस ने चनपटिया विधानसभा से टिकट दिया। आपने इलेक्शन काफी अच्छे से लड़ा और एक मामूली अंतर से आप चुनाव में पीछे रह गए। आपको क्या लगता है, क्या वजह रह गई थी जिसकी वजह से आप इलेक्शन में 2 नंबर पे रह गए? ये था कि चुनाव में क्या कमी रह गई। तो दो आदमी जब चुनाव लड़ता है तो किसी एक को जीतना होता है, किसी एक को हारना रहता है। मैं अपनी हार का कारण एक चीज ये समझता हूँ कि पहला चुनाव मेरा था। बहुत चीजों को समझने में एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा चीज होता है। यहाँ से जो मेरे विरोध में थे, संजय जायसवाल को ही मैं मानता हूँ कि उनके कैंपेनिंग की वजह से हम लोगों ने ये सीट लूज किया। और संजय जायसवाल जैसा पता चलता, आप जानते होंगे कि उनके पिता भी यहाँ से सांसद रहे हुए हैं, वो भी सांसद थे। एक्सपीरियंस का एक अपर हैंड उनके पास था, जो जब आप किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो या तो आप जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। पॉजिटिव, ऑन द पॉजिटिव नोट पे अगर सोचा जाए तो पिछला चुनाव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये पहला चुनाव था और पहला चुनाव बहुत कुछ सीखने को दिए। मेरे और भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनके वोटिंग परसेंटेज में मात्र 7% का अंतर।
13,000 से मैं चुनाव हारा। आप अगर आंकड़ा उठा के देखें तो पूरे जिले में एवरेज मतदान हुआ था 7%। तो चनपटिया विधानसभा में मतदान का प्रतिशत जो था वो 65%। तो कूटनीतिक अगर रणनीति अगर देखे तो हमसे बेहतर भाजपा की रणनीति थी। मेरा पहला चुनाव था, बहुत टिकने को एक्सपीरियंस मुझे नहीं था कि एक चुनाव लड़ना एक अलग चीज होता है और चुनाव लड़वाना एक अलग चीज होता है। तो हम लोगों ने चुनाव लोगों को लड़वाने में बहुत मदद किया था, खुद नहीं लड़ा। एक एक्सपीरियंस का उनके पास अपर हैंड था। उनके जो इलेक्शन कैंपेनर थे, कुछ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी थे, उनका राजनीतिक में एक लंबा अनुभव रहा होगा। तो उनके अनुभव से मैं मात खा गया। और मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो कोई वैसा मजा हुआ जो रणनीतिकार होता है वो हमारे साइड में नहीं था। प्रदेश से कोई कैंपेनिंग भी हमारे साइड से नहीं हुआ था। उसमें हो सकता है मेरी गलती हो, पहला चुनाव था, हैंडलिंग करने में या समझने में कुछ गलती हुई थी। फिर भी अगर आप पूरे जिला का देखें, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, तो दोनों में अगर विधानसभा में सबसे कम अंतर से अगर कोई सीट महागठबंधन ने लूज किया है तो चनपटिया सीट है। जी जी। और सबसे ज्यादा किसी प्रत्याशी को अगर महागठबंधन के किसी प्रत्याशी को वोट मिला है तो वो चनपटिया के विधानसभा प्रत्याशी। इस लिहाज से मैं समझूंगा कि मैं जो चुनाव जो मैंने फाइट किया वो बेहतर फाइट किया। और आगे पॉजिटिव नोट पे हम रखेंगे कि अगला विधानसभा चुनाव जो भी प्रत्याशी हो अब से जीत। आपने चुनाव लड़ा, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि जैसे लोग कहते हैं चनपटिया भाजपा का गढ़ रहा है, तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है जो चनपटिया के जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है? देखिए, चनपटिया जो विधानसभा है इसमें मुद्दे की कमी नहीं। आज आप देखिए तो चनपटिया या फिर कोई भी बिहार का कोई भी जिला देखिए, कोई भी विधानसभा देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी है तो लोगों को भ्रष्टाचार से परेशानी। सरकार के पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसपे अच्छा काम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, मनरेगा केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, पर आपको जानकर दुख होगा कि 70% मनरेगा फंड घुसखोरी में बर्बाद हो जाता है, 30% का ही काम होता है। आपके पास नल जल का उदाहरण है, नीतीश कुमार का एक बहुत बेहतर सोच था नल जल योजना। आज देख रहे हैं उसका क्या हालत है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आप जाइए, इंदिरा आवास का अभी जो नाम जोड़ रहा है इंदिरा आवास बनवाने के लिए 3,000 रुपया सिर्फ नाम जोड़ने के लिए घूस लिया। सिर्फ नाम जोड़ने, इतिहास में ये पहला बार हो रहा है कि सिर्फ इंदिरा आवास के लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 3,000 रुपया घूस लिया। घूसखोरी का ये हालत। टॉयलेट बनवाने के लिए 2,000 रुपया अगर आप घूस नहीं दीजिएगा तो आपका टॉयलेट नहीं बनेगा। वृद्धा पेंशन अगर आप घूस नहीं देंगे तो आपका नहीं बनेगा। ब्लॉक से लेके जिला तक, पंचायत से लेके आप जहां तक खोजिएगा भ्रष्टाचार एकदम व्याप्त। तो सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, किसी भी योजना को आप लाइएगा, जब आप ईमानदारी से उस पर काम कीजिएगा तभी वो धरातल पे दिखेगा। जब आपके हर योजना में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है तो सबसे बड़ी समस्या है, बिहार की समस्या है कि भ्रष्टाचार के बाद ही कोई समस्या अगर आप देखेंगे तो सामने आएगी। ठीक है, अभी यहाँ एक जो बहुत दशकों से मुद्दा चल रहा है चनपटिया चीनी मिल का, जो रोजगार के नजरिए से भी और एक आर्थिक रूप से भी देखें तो विधानसभा सशक्त करने के लिए चीनी मिल बहुत जरूरी है चालू होना। उसका क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर कोई जानबूझ के किसी ने इसको अटका रखा है, क्या सीन क्या है इसका? ये चनपटिया चीनी मिल का जो मामला है वो इलाहाबाद कोर्ट में पेंडिंग है। देश में लगभग 18 सालों से 18 साल ही हुआ ना जी, 18 सालों से भाजपा की सरकार है। प्रदेश में भी लगभग 20 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है। आपके लोकसभा क्षेत्र में लगातार एक टर्म बीच में रघुनाथ झा का छोड़ दिया जाए तो लगातार संजय जायसवाल रहे, उनके पिताजी मदन जायसवाल जी रहे। क्षेत्र में आइए तो 20 सालों से ऊपर से भाजपा के विधायक जीतते हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है? चुनाव में हर बार मुद्दा बनाया जाता है चनपटिया चीनी मिल पर, और ये मुद्दा अभी भी गर्म हुआ है तो ये यूथ कांग्रेस की देन है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जब कन्हैया कुमार ने और हमने एक स्टेटमेंट दिया था चीनी मिल को लेके, उसके बाद 17 तारीख को हमने ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में ये स्टेटमेंट दिया था, चीनी मिल का मुद्दा उठा। 18 तारीख को हमारे महागठबंधन के एमएलसी सौरभ कुमार ने विधान परिषद में
सवाल उठाया। जो चनपटिया चीनी मिल में जो किसानों का लंबित भुगतान का मामला है, उस पर सवाल उठाया था। उसके बाद देखिए, ये मुद्दा विधानसभा में यहाँ के विधायक जी ने भी उठाया और लोकसभा में संजय जायसवाल जी ने भी इस पे अपना मंतव्य रखा। ये मुद्दा इतना हाईलाइटेड हो चुका है कि अमित शाह ने भी गोपालगंज में इस मुद्दे पर चर्चा किया। क्षेत्र में जितनी भी चीनी मिलें बंद हैं, उन्हें फिर से चालू कराया गया। आप 30 साल से सरकार में हैं, अभी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो आपका फेल्योर है। विपक्ष का इसमें कहाँ रोल? विपक्ष का मुद्दा उठाने का काम है, हम लोग मुद्दा उठाते हैं। लोगों को मुद्दा पसंद नहीं आता है, लोगों को भाजपा पसंद आता है। लोग धर्म का इतना अफीम चाट लिया है कि मुद्दा डाउन हो जाता है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, भाजपा के जितने भी 3 टर्म से प्रत्याशी रहे और उनके खिलाफ में जो प्रत्याशी रहा है, हाईली एजुकेटेड प्रत्याशी हार जाता है। अब भाजपा का जो अंगूठा छाप लो क्वालिफाइड लोग है, वो जीत जाता है, क्योंकि उनके गला में भाजपा का सिंबल लटका हुआ है, भाजपा का पट्टा लटका हुआ है। अगर चनपटिया का दुर्दशा है, जितना जनप्रतिनिधि लोग दोषी है, उससे कहीं ज्यादा दोषी यहाँ के क्षेत्र के लोग, जो भाजपा के नाम पे, दलगत लोगों के नाम पे वोट करते हैं, व्यक्तिगत छवि के आधार पर वोट नहीं करते। अभी एक कल में एक मुद्दा चल रहा है, सिकराना बांध गया। काफी लोगों में काफी आक्रोश है इसको लेकर, आंदोलन भी है इसको लेकर। क्या है पूरा मसला? सिकराना बांध 45 साल पहले सरकार ने कुछ सर्वे कराया कि सिकराना बांध का जो नदी है, उस पर एक बांध का निर्माण किया 45 साल पहले। उसके बाद सरकार ने कुछ जगह भूमि अधिग्रहण किया। उसके बाद फिर एक एक्ट लाके जमींदारी बांध के तहत सिकराना जो आपको गया बुआड़ी से, उसका निर्माण कर दिया गया। आज के डेट में उसका 400 करोड़ या 600 करोड़ ऐसे का प्रोजेक्ट है, उसको विधानसभा से पारित कर दिया गया। अब बताइए, 45 साल बाद पूरा भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुआ। 45 साल बाद जिन लोगों ने भूमि बिहार सरकार को दान दिया हुआ था, उनकी जमीन पे पोजीशन लेने के लिए अधिकारी जो है वहां पे पहुंचे। अब वहां का जो ज्योग्राफी जो है चेंज हो गया। अब लोगों के परिवार बढ़ गए, बाल बच्चे हो गए। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट का भी बात किया जाए, अगर सरकार भूमि अधिग्रहण करती है तो 8 साल के अंदर तो अपना पोजीशन लेना होता है जी। 45 साल बाद जब जमींदारी बांध हो गया और लोगों का डिमांड था कि जमींदारी बांध का ही पुनरुद्धार कराया जाए, उसको ही बेहतर करने का प्रयास किया जाए, तो ये सिर्फ कमीशन का खेल, पैसा उठाने के लिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के लिए लोगों को एक नया बांध का दिखाया गया। अगर उसको लॉजिकली भी देखा जाए तो अगर नया बांध का निर्माण जो होता है, तो एक तरफ बाढ़ का समस्या हो जाएगा और एक तरफ जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर हो जाएगा। लोग भी इसके पक्ष में नहीं है। सुगौली से लेके इधर चनपटिया का 15 पंचायत इस बांध से प्रभावित होने वाला। लोगों ने सिकराना संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने आंदोलन भी किया। उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट में हम लोगों ने आवेदन भी किया हुआ था स्टे लगवाने के लिए। स्टे उस पर लग चुका है, काम बंद हो चुका है। चुनाव की बात करें हम लोग, तो जब चुनाव की बात होती है तो व्यक्तिगत रूप से आपको या आपके परिवार को एक दबंग के रूप में दिखाया जाता है, या पर्सनल अटैक आप लोगों पे किए जाते हैं लगातार, क्यों? अब इसका तो जो लोग अटैक करता है वही बेहतर जवाब देगा। दबंग तो वाला कोई हरकत हम लोग करते नहीं है, समाज सेवी आदमी। अब दबंग किस सेंस में करा? कोई आईपीसी का कोई एक्ट हम पर लगा हुआ है, मेरे परिवार के किसी सदस्य पे लगा हुआ है, और जो नेता हम पर लगाते हैं कि दबंग है, उन पर लगा हुआ। हाँ। हमारे परिवार के लोगों पे कोई आईपीसी का एक्ट नहीं लगा हुआ। अब किस लिहाज से वो कहते हैं कि भाई दबंग है, और ये जरूर है कि कोई किसी गरीब को कोई सताता है तो उसका पुरजोर विरोध करते हैं, डरते नहीं है। अब ये अगर किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते हैं, कोई किसी गरीब को सताता है, उसके लिए हम खड़ा हो जाते हैं, तो ये तो दबंग नहीं है। इसको तो हम दबंग नहीं मानते। अभी उनको खराब लगता हो तो उनका समस्या है, मेरा समस्या नहीं है। अभी बिथेरवा से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की आपकी बातचीत की, तो ये नहीं, तो ये क्या वास्तविकता में ये बेरोजगारी के लिए जन आंदोलन है, या फिर सिर्फ एक भावनात्मक स्ट्रोक खेला गया है युवाओं को कैप्चर करने के लिए? देखिए, आपको एक डाटा बताते हैं कि बिहार से हर साल 28 लाख लोग, और उसमें पश्चिम चंपारण से 2 लाख, सबसे ज्यादा अगर कहीं से पलायन का समस्या है पश्चिम चंपारण जिला से 2 लाख लोग रोजी रोजगार के लिए
अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना गांव छोड़ के पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, केरला, वहां अपना रोजगार के लिए जाता है। तो कैसे आप बोल रहे हैं? आप कोरोना में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। लोग पैदल चल के, ये सरकार व्यवस्था तक न कर पाई कि वो लोग आराम से अपने घर पहुंच पाए। पैदल चल, सारे देश ने देखा हुआ है कि पलायन, बिहार से ट्रेन भी उसी हिसाब का चलता है, श्रमजीवी एक्सप्रेस। पंजाब के लिए यहाँ से पेथिया से खुलता है जननायक एक्सप्रेस। तिल रखने का जगह नहीं रहता है। भेड़ बकरी को आदमी उस तरह नहीं ले जाता होगा ट्रक में, जिस तरह लोगों को ट्रेन से यहाँ के लोग जाते हैं सफर करके। तो ये कहाँ आप बोल रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दा है? ये प्रत्यक्ष मुद्दा है। पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है। जब हमारा जन्म, यहाँ के लोगों का जन्म बिहार में हुआ है, तो क्या यहाँ रोजगार का सुविधा देना इस सरकार का काम नहीं है? लगातार सुशासन बाबू कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, तो सुशासन बाबू बोलते हैं कि हमने यहाँ पे फैक्ट्री का जाल बिछा दिया, जितना भी फैक्ट्री है सब बंद है। लोगों को रोजगार यहाँ पे मिलना चाहिए था, यहाँ के लोगों को। मनरेगा जो योजना है, इतना बढ़िया योजना है कि आप जहाँ गांव में है वहीं पे आपको काम मिलेगा। आज के डेट में मनरेगा का क्या हाल है? मनरेगा से काम नहीं हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टी के बेस पे। तो चंपारण में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर दिखाई देती है। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में, तो मेन विंग तो एटलीस्ट यूथ विंग तो कांग्रेस की काफी एक्टिव है, लेकिन मेन विंग ज्यादा निष्क्रिय दिखाई देती है। क्यों? क्या क्या मतलब चेहरे नहीं है, लोग नहीं है, या फिर क्या मसला क्या है? कमेटी नहीं है आपकी? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस वास्तविक रूप में अगर देखा जाए धरातल, तो कांग्रेस अपने अन्य घटक दलों के मुकाबले कमजोर स्थिति में। पर आज के डेट में आप देखिए, अगर बिहार की सड़कों से लेकर सदन तक कोई पार्टी अगर संघर्ष करते हुए एक नंबर पे दिख रही है तो वो कांग्रेस पार्टी। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर जल्द ही आपको दिखेगा कि कांग्रेस पुनः अपने पुराने गौरव को हासिल करेगा। चंपारण बहुत शुरुआती दौर से कांग्रेस का गढ़ रहा, तो एक तरफ माना जाता था। फिर एक लंबा दशक ये गुजर रहा है जब कांग्रेस का नामो निशान पूरे इस क्षेत्र में नहीं, एक आध विधायक छोड़ दिया जाए तो मतलब क्या रीजन क्या है? क्या कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पे है चंपारण में, या फिर कोई चेहरा नहीं है, या कोई मेहनत करना नहीं चाहता है पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस को जो लोग कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, वो लोग कांग्रेस को समझ ही नहीं पाता है। फिनिक्स का नाम सुने होंगे, कांग्रेस फिनिक्स है। फिनिक्स जो होता है एक मिथोलॉजिकल चिड़िया, उसको बोलिए कि वो खुद को जला के खत्म कर देता है और फिर अपने राख से ही पूर्ण जीवित हो जाता है। तो कांग्रेस को आप फिनिक्स समझिए। ठीक है, आपने बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे लगातार असफल होते रहे। जितने भी हमारे यहाँ से 7 विधानसभा सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उसमें से हम लोग हार गए। और उसमें से छट के अभिषेक रंजन नाम का प्रोडक्ट तो आपको निकला ना कांग्रेस में। जी बिल्कुल। जय सिंह बगहा से निकला ना आपको छट के। तो इसी तरह एक दिन धीरे धीरे हम लोग संघर्ष करते करते, जिस दिन हम लोग जनता की नजर में अच्छे लगने लगेंगे, उस दिन कांग्रेस फिर खड़ी हो जाएगी। एक एक कदम बढ़ाते हुए मंजिल की तरफ बढ़ा जाता है। आप 2012 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी आप प्रदेश महासचिव के तौर पर युवा कांग्रेस में अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है इस चुनाव को लेकर? कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हमें बूथ लेवल के आखिरी कार्यकर्ता तक इस देश की, इस प्रदेश की सरकार की विफलताओं को लेकर पहुंचता है। कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और जनता के जो जनहित के मुद्दे होते हैं, कांग्रेस उसे बहुत ही डेलिकेटली टेक करती है। आप देखिए, लगातार महंगाई जो है वो पूरे देश को सता रहा है, प्रदेश की सरकार के ऊपर कान पे जू नहीं रेंग रहा है। अग्निवीर जो योजना युवाओं के लिए सरकार लेके आई, सारे देश भर में उसका विरोध हुआ और कहीं कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, व्यापारियों के लिए सरकार लेके आई, व्यापारी कहीं कुछ नहीं था। पर इस देश का जो तानाशाह है वो कुछ था, तो वो आज भी जीएसटी चल रहा है। जीएसटी, आप जीएसटी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछ दीजिएगा तो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ दीजिएगा जीएसटी के बारे में तो वो भी नहीं बता पाएंगे। तो हमारा जो कांग्रेस का विचारधारा है कि अभी हमें
बूथ लेवल के आखिरी जो वोटर, हमारा आखिरी जो शोषित पीड़ित वंचित समाज का जो आखिरी वोट है, उस तक हमें अपनी बात को लेके जाना है। बाकी जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जनता मालिक है, जो आदेश करेगी वो होगा। ठीक है। आज के दौर में युवाओं के लिए राजनीति में क्या अवसर, क्या क्या ज्यादा स्कोप है, या पुराने लोग ही लगातार चलते जा रहे हैं? देखिए, हमारे देश में राजनीति को एक गंदगी का दलदल की तरह देखा जाता है। अगर कोई लड़का अपने फादर से बोले कि हमको नेता बनना है, तो उसको उसके पिताजी से अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। हमारे देश का एक समस्या है कि हम लोगों को भगत सिंह चाहिए और मेरा बेटा भगत सिंह नहीं बने। तो राजनीति भाई, आज हम लोग के देश में आप देखिए तो 80% युवा देश है। इस देश के 80% जो लोग हैं वो 25 साल से 45 साल के बीच के, 50 साल के बीच के लोग। अगर वो लोग अगर राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आएंगे तो फिर उनकी जगह को भरने के लिए जो पहले से नाकाबिल लोग हैं वो तो हैं ही। अगर आप खुद को अच्छा मानते हैं और राजनीति वो धारा है जो आपके लिए चीजों को तय करती है देश में, तो आपको आना पड़ेगा। नहीं आइएगा तो उस जगह को कोई नाकाबिल लोग भरेगा। तो बिल्कुल युवाओं को तो आना ही चाहिए। और हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आपको 1000 ऐसा उदाहरण मिल जाएगा। इसका कोई आपका प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। मुझे पार्टी ने एक मौका दिया, विधानसभा अध्यक्ष में था, सबसे छोटा पोस्ट जो होता है, वहां से उठा के इस विधानसभा का पोस्टर, कांग्रेस पार्टी का पोस्टर बॉय बना। विधानसभा का चुनाव लड़ा, 28 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा। अगर देखा जाए तो यूथ कांग्रेस, एक जो लोग अपना राजनीतिक सफर तय करना चाहते हैं, उनके लिए यूथ कांग्रेस जैसा संगठन बहुत ही अहम होता है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं। अगर आप संगठन में जुड़ के संगठन के लिए काम करते हैं, हमारी विचारधारा से सहमत हैं, तो आपको किसी के लीडर की पैरवी की जरूरत नहीं। तो बाकी दलों में देखा जाए तो ठीक है, जो युवा नेता है वो बड़े नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, फोटो सेल्फी खिंचाते हैं, झंडा बैनर उठाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, पर लीडर कौन बनता है? मदन जायसवाल के बाद संजय जायसवाल बनेंगे, संजय जायसवाल के बाद संजय जायसवाल के पुत्र बनेंगे। चनपटिया से कोई पिछड़ा लड़ेगा तो संजय जायसवाल के परिवार का होगा, भाई भतीजा होगा। तो साधारण भाजपा के परिवार का कोई कार्यकर्ता को लड़वा दे। नमस्कार, मैं हूं तीनों पाठक और आप देख रहे हैं कैजुअल गपशप। माइक खुला, टेम्पो है हाई, शुरू हुई बात, कैजुअल गुपशप बिहार की रात। राजनीति के चक्कर, उल्टे सीधे विचार ले आए नेता, जो बनाए चर्चा खास बार। कैजुअल गपशप, बातें हैं रॉ, बिहार पॉलिटिक्स यहाँ सब है 100। ढोलक चलती जुबान की धुन, तो सुनिए नेता लोग का फन। घर घर की बातें, गांव तक की गूंजी पुकार, इस जो गरम वो हम लेते हैं सार। चाय का कप और डिस्कशन का फायर, रील टॉक करते हैं, कोई ना करे रिटायर। हुआ कास्ते का चर्चा, डेवलपमेंट का सपना, कौन है सपूत, कौन बनाया अपना। बात इलेक्शन की या कुर्सी की, टैग उड़ी फाइट, हर लाइन में छुपी बिहार की प्लाइट। कैजुअल गपशप, बातें हैं रॉ, बिहार पॉलिटिक्स यहाँ सब है 100।